जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स उतना ही समय उन्हें प्रदर्शन करते हुए हो गया, अपनी मांगे रखते हुए हो गया, जितना समय अब सरकार को उन्हें इग्नोर करते हुए हो गया है। कहीं पर भी कोई राजनीतिक रैली अगर होती है, वहां पर आपको भारी संख्या में डेली वेजर्स नजर आते हैं, और डेली वेजर्स से जब आप उस बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमसे कहा गया था कि हम इस रैली में जाएंगे, हमें लेकर हो सकता है कोई बड़ा लीडर जो है हमें पक्का करने की बात कर दे, इसी के चलते हम इकट्ठा होकर इस रैली में भी चले आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम निराश होकर वापस घर चले जाते हैं। हमारे बारे में सरकार सोच नहीं रही। जो एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिमम वेजेस को लेकर, उस एडवाइजरी बोर्ड ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दे दी है, लेकिन उसमें भी मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। जो 2022 में जून 2022 में नोटिफिकेशन निकली थी, प्रपोज नोटिफिकेशन थी, उसी के तहत जो है मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन जहां तक बात आती है डेली वेजेस को पक्का करने की, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन क्या कारण है अभी भी पीएचई के जो डेली वेजर्स है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के जो डेली वेजर्स हैं, और वहीं पीडीडी के भी डेली वेजर्स जिनको लेकर कहा यह गया था कि उन्हें पक्का कर दिया गया है, वो भी ये कहते नजर आते हैं कि हमें लेकर सरकार की पॉलिसी जिस तरीके की होनी चाहिए वो होती नजर नहीं आ रही। इसी सब पर चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टेट टाइम के ही मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद जी, समझना चाहूँगी क्योंकि आपको भी अब लंबा समय, लगभग 16-17 साल का समय हो गया इन्हीं डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट को कवर करते हुए। क्या पेच है जिस वजह से अभी भी इन डेली वेजर्स को परमानेंट जो है वो नहीं किया जा रहा, इन्हें एब्जॉर्ब डिपार्टमेंट्स में नहीं किया जा सक रहा? SROs भी बनाए गए, आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है अलग अलग तरीके से इन डेली वेजर्स को आश्वासन दिए। पेच कहाँ पर फंस रहा है, परेशानी कहाँ पर आ रही है? देखिए, जहाँ तक पीएचई के डेली वेजर्स का ताल्लुक है, पिछले 17 सालों में कई बार ऐसे मौके आए। ताज महीउद्दीन पीएचई मंत्री थे, उस वक्त भी इन लोगों ने हड़ताल की, उस वक्त भी इन लोगों ने धरने दिए। उससे पहले पीएचई के और कई मंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी, उनके कालखंड में भी ये सब चीज़ें हुई, लेकिन पीएचई के डेली वेजर्स का हल कोई नहीं तलाश सका। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जहाँ तक पीएचई के डेली वेजर्स का ताल्लुक है, इनको लगाया कैसे गया, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। डीओ के ऊपर लगाया गया इनको, सिफारिश के ऊपर लगाया गया इनको, किसी एक्सीएन ने लगा दिए, किसी मंत्री ने लगा दिए, किसी AEE ने लगा दिए, अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लोगों ने इनकी अपॉइंटमेंट्स की हैं, और इनको लगाया जाता था अलग अलग पानी की स्कीमों को, पानी की जितनी भी स्कीम्स आती थी उस सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए। स्कीम का मतलब कतई ये नहीं कि स्कीम में लगाए गए, इनको डिपार्टमेंट में डिलीवरी और कैजुअल के तौर पे लगाया गया। और लगाया इसलिए गया, वहाँ पहला मकसद तो होता था रोजी रोटी देना, और दूसरा मकसद ये होता था उनसे काम लेना। जब इन तमाम लोगों को लगाया गया, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एजिटेशंस का अगर मैं एजिटेशंस की बात करूँ तो पीएचई डेली वेजर्स को लेकर कितनी सारी एजिटेशंस मैंने खुद कवर की है। उन सारी एजिटेशंस का नतीजा ये निकलता था कि इन्हीं में से एक आदमी उठ के इनका लीडर बनता था, और उसके बाद वो लीडर अपने आप को राजनीतिक तौर पर कहीं पे सेटल करा देता था, और वो पॉलिटिकली खुद सेटल हो जाता था, इनकी मांग वहीं की वहीं रह जाती थी। कारण क्या है कि मतलब इनका राजनीतिक फायदा उठाना इतना आसान हो गया कि कई सारे लोग इन्हीं के कांधों पर चढ़कर जो है वो अपनी राजनीति चमका पाए, लेकिन इनका जो है फिर कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी किसी डेली वेजर के घर हम चले जाते हैं, कभी कोई खबर करने के लिए, कोई हादसा कभी हो जाता है, तो हालत ऐसी देखने को मिलती है कि उनके पास घर चलाने के लिए ना कोई और जरिया होता है, और परिवार के पास भी और कोई सपोर्ट नहीं होती। आपकी बात बिल्कुल सही है। डेली वेजेस का बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल किया गया। आपको रैली करानी है, कामयाब रैली करानी है तो डेली वेजर्स, आपको किसी जगह कोई बड़ा फंक्शन कराना है तो डेली वेजर, आपको सरकारी फंक्शन कोई कामयाब बनाना है तो उसके लिए डेली वेजर, हर एक चीज़ के लिए डेली वेजरों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी गलती इनके लीडरों की, कि आज भी इनके लीडरों से पूछा जाए, जो अभी के लीडर हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, जिससे पहले जितने भी लीडर रहे, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई आप इतने सालों से इनको लीड कर रहे हो, सरकार के समक्ष आपकी सारी बातें रख रहे हो, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मानती। आज डेली वेजरों की नाराजगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से है, लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट 4 साल रही, 6 साल रही, उससे पहले कांग्रेस और पीडीपी की सरकार यहाँ पर 6 साल रही। उन 12 सालों के कार्यकाल में उन लोगों ने क्यों नहीं किया? वो लोग भी अपने टाइम पर इन तमाम लोगों को रेगुलराइज कर सकते थे। और दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर भी इस चीज़ की होनी चाहिए थी कि अगर हम लगा रहे हैं इतने सारे लोगों को और हम इनको पक्का नहीं कर पाएंगे, कल इसका नतीजा ये निकलेगा कि किसी भी वक्त में कोई भी सरकार अगर इनको पक्का करने लगेगी, उस सरकार को दुनिया भर की पोस्ट को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज क्यों करना पड़ेगा? आपके पास ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।
अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली की मैं बात करूंगा, दिल्ली में भी 2.5 लाख के ऊपर सरकारी कर्मचारी नहीं है, हालांकि दिल्ली की आबादी हमसे ज़्यादा है। उसके कंपैरेटिवली अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, आपकी आबादी कुल 1,25,00,000 है, लेकिन 1,25,00,000 पर 5 लाख कर्मचारी आपके हैं। और अगर इनको भी 60-70 हज़ार 1 लाख कर्मचारियों को रेगुलराइज करते हैं तो 6 लाख नंबर आपका हो जाएगा। नंबर की आपने बात की, लेकिन 5 लाख नंबर होने के बावजूद भी इस समय डिपार्टमेंट्स की पोजीशन तो यही है ना, जो हकीकत देखने को भी मिलती है कि अगर डेली वेजेस हड़ताल पर चले जाते हैं और लंबा समय तक हड़ताल पर रहते हैं तो आपका पीएचई विभाग नहीं फंक्शन करता, आपके अलग अलग जगहों पर पानी बंद हो जाता है। आपका पीडीडी विभाग पिछले दिनों जब डेली वेजेस ने वहाँ पे या इन मुलाजिमों ने जो है हड़ताल की थी तो उस समय आपको बिजली का निज़ाम पूरे शहर में इस तरीके का था कि कहीं पर भी बिजली कट रही थी तो आपको उसे ठीक करने के लिए फिर आर्मी बुलानी पड़ी थी। और उसके अलावा भी बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पक्के मुलाजिम होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट्स अगर डेली वेजेस के बगैर नहीं चल पा रहा है तो ऑप्शन और क्या है? तो इसका मतलब तो साफ है कि डिपार्टमेंट में उन मुलाजिमों की ज़रूरत तो है ही। जैसे आपने कहा कि मुलाजिमों की ज़रूरत है, मैं इसी पर बात कर रहा था। डिपार्टमेंट में मुलाजिमों की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर रहा कि इनकी ज़रूरत, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनको लगाने की प्रक्रिया क्या थी। लगाने की प्रक्रिया के बाद इनके साथ इन्हें इन डेली वेजेस को रेगुलराइज नहीं किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी, चाहे पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी। उन 12 साल में ये लोग रेगुलराइज नहीं हुए। उसके बाद पीडीपी बीजेपी की कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट ने एक SRO 520 उस SRO 520 ने बहुत मतलब क्लियर कट तरीके से इनकी जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस किया। कैसे इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया? ऐसे इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि उन्होंने SRO 520 लाया, उसमें पीएचई के डेली वेजर भी डाल दिए, कैजुअल भी डाल दिए, कंटिजेंट पेड भी डाल दिए, वो तमाम लोग डाल दिए जो अलग अलग स्कीमों में लगाए गए या अलग अलग तरीकों से जो डिपार्टमेंट में आए या जिनको लेकर मत है इस समय सरकार में कि ये सारे के सारे बैकडोर से आए हैं। और ये हकीकत भी है। आज हो सकता है कोई पीएचई के डेली वेजर ये कहें कि नहीं जी गलत कहते हैं आप हमको, बैकडोर का ये मतलब नहीं होता कि आप करप्शन के जरिए से आए। बैकडोर का ये मतलब नहीं होता कि आप पैसा देकर नौकरी आपकी लगी है। बैकडोर का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है कि SSRB से आप आएंगे, आप PSC से आएंगे, आप नहीं आए SSRB के जरिए, आप शॉर्टकट करके सारे का सारा प्रोसेस शॉर्ट सर्किट करके आप आए हैं। अब जब आप विभाग में आ गए, विभाग में आने के बाद विभाग को आपको रेगुलराइज करना चाहिए था। विभाग को आपके लिए उसी समय मान लीजिए आपने 100 डेली वेजर लगाए तो 100 के लिए पोस्टिंग क्रिएट करो, उनको रेगुलराइज करो। अगर आपके पास कोई उनके लिए स्कीम नहीं थी और आपको अपनी मजबूरी की वजह से उनको कंटिन्यू करना पड़ा तो आपने लंबे वक्त तक उनको कंटिन्यू किया। नतीजा आज ही निकला। कल ही हम आपको पता है हम कल गए और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ जी मुझे 24 साल इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो गए और मैं इस समय भी 9,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ और पिछले 3 महीनों से मेरी वो तनख्वाह भी बंद है। ये इस वक्त पोजीशन ऑन ग्राउंड है कि कोई 20 साल से लगा है, कोई 26 साल से लगा है, कोई 25 साल से लगा है, कोई 24 साल से लगा है। इसमें भी अगर प्रक्रिया की अगर बात की जाए कि किसी को SSRB के थ्रू नहीं लगाया गया, PSC के थ्रू नहीं लगाया गया या बाकी रिक्रूटमेंट के जो जरिए हैं उनके थ्रू नहीं लगाया गया, तो उसमें भी कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जिस समय अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी जिन्हें बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कहा जाता है उस समय तो कई डिपार्टमेंट्स में प्रक्रिया होती भी नहीं थी कि क्लास 4 में आपने मुलाजिम लगाना कैसे, ना कोई कानून था, ना कोई जरिया था, ना कोई तरीका था। उस समय इसी तरीके से जो है अपॉइंटमेंट की जाती थी, उस सभी की अपॉइंटमेंट इसी तरीके से की जाती थी। पल्लवी जी ऐसा नहीं होता कि अगर उस समय क्या कहते हैं क्लास 4 को लगाने का कोई प्रोसीजर नहीं था तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसीजर क्रिएट नहीं किया जा सकता था। आपको मुलाजमों की ज़रूरत थी, आपने PSC के इम्तिहान कराए, आपने SSRB से भी तो लोगों को लगाया, तो आपको नहीं पता था कि आपको क्लास 4 की ज़रूरत हो तो क्लास 4 को अपॉइंट कैसे करेंगे। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक था, जिस जम्मू कश्मीर बैंक में क्लास 4 की अपॉइंटमेंट के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई रूल नहीं था, प्रोसीजर्स नहीं थे। लेकिन सरकारी विभागों में जितने भी लोग लगाए जाने वाले थे उन सभी सरकारी लोगों को लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसीजर था। क्लास 4 के लोगों को कैसे लगाया जाएगा, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरीके की होगी, बाज़ाब्ता उस रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसीजर्स बने हुए थे। लेकिन उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, रिक्रूटमेंट डिले होती गई, डिपार्टमेंटों को लोगों की ज़रूरत थी और उसके बाद सिर्फ लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। एक और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर ये है कि जितने भी पूर्व MLA रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, एक MLA जब जम्मू कश्मीर में बनता था उस MLA के बनते ही लोगों को उससे ये उम्मीद होती थी कि ये हमारे बच्चों की नौकरी लगवाएगा। जब एक MLA से आपकी उम्मीद ये है कि वो आपके बच्चे की नौकरी लगवाएगा तो आपका बच्चा करेगा क्या? आप उस MLA के पीछे भागेंगे। तो MLA का मतलब ये होता था कि ये हमारी नौकरी लगवाएगा। तो जब आपका मकसद ही एक MLA से नौकरी लगवाना है अपने बच्चे के लिए
और आपका बच्चा नौकरी ढूंढ रहा है, उस एमएलए के ऊपर भी ज़बरदस्त प्रेशर रहता था। प्रेशर इस बात का कि मुझे मेरे वर्कर हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, कहीं तो एडजस्ट करना है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये बड़ी बार ये बातें सुनी भी हैं कि भाई फला बंदा है जी, एप्लीकेशन दे दो और जेके पीसीसी में जाके क्या कहते हैं काम करना शुरू कर दो, एप्लीकेशन दे दो पीएचई में जाके काम करना शुरू कर दो। एक्सीएन के घर में कोई काम करने वाला लड़का है, उसको लगा लड़का बहुत अच्छा है, उसके घर वालों ने कहा कि जनाब लड़का तो आप ही के पास है, इसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त करो। नौकरी का बंदोबस्त करने के लिए डिपार्टमेंट ने, एक्सीएन ने क्या किया, उस आदमी को डेली वेजर लगा दिया, क्या कहते हैं, अपने डिपार्टमेंट में। और कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि डेली वेजर था ही नहीं कहीं। एक आदमी किसी के घर में काम किया करता था, जो आदमी किसी के घर में काम किया करता था, उस आदमी को पीएचई विभाग में लाया गया और विभाग में उसको क्या कहते हैं नौकरी दी गई। ये सब भी हुआ है वहां पर। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे इसी प्रोसेस से आए हैं, किसी न किसी तरीके से इनको नौकरी मिल गई पीएचई विभाग। अब मेरा मसला वो नहीं है कि हाउ दे वर रिक्रूटेड, माय इशू राइट नाउ इज कि रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से हुई हो, सरकार को इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये 20-20 साल से, 15-15 साल से, 9-9, 10-10 साल से आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं। आपका टैंकर ड्राइवर कैजुअल है, डेली वेजर है, आपके फिटर के कैजुअल है, डेली वेजर है, आपका पानी सप्लाई करने वाला कैजुअल और डेली वेजर है। यानी जो ग्राउंड लेवल पर असली काम है, स्कीम बनाने का काम डेली वेजर नहीं करते, लेकिन स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन भी उनके जरिए नहीं होती, लेकिन स्कीम को जमीन पर लगाने का काम जो है उन लोगों का होता है। आपके घर में पानी सुबह आता है, वो नलका खोलने के लिए, वो जो स्टॉप खोलने के लिए जो आदमी आता है वो डेली वेजर है, वो कैजुअल है। मतलब डायरेक्टली लोगों के साथ लाइजन किन का है, इन लोगों का लाइजन आपके और मेरे साथ है। तो ये सारे लोग चूंकि लाइजन में हमारे साथ हैं, अब इस समय सरकार के मन में क्या है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार ने SRO 520 लाया। उसमें जो ही इन्होंने क्या कहते हैं रेगुलराइज करने शुरू किए, तो सरकार को ये पता चला नंबर तो 1 लाख के ऊपर है। जब सरकार को नंबर पता चला 1 लाख के ऊपर, तो सरकार ने ठंडे बस्ते में SRO 520 को डाल दिया। और उसके बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर में सरकार गिर गई, 5 अगस्त 2019 के बाद वो सारे का सारा प्रोसेस ठंडे बस्ते में रख दिया गया। लेकिन SRO 520 आज के दिन भी एग्जिस्ट करता है। SRO 520 में एम्पावर्ड कमेटी बनानी है और एम्पावर्ड कमेटी बनाकर फिर आपने रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करना है। उसमें इन तमाम डेली वेजों से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। इन तमाम डेली वेजों की 2-2 बार वेरिफिकेशन भी हो चुकी है इनके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद, इनका बाज़ाब्ता फिंगरप्रिंट लेने के बाद, बायोमेट्रिक्स लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब सरकार ये सोच रही है कि भाई अगर इतने बड़े लॉट को हमने रेगुलराइज करना है, इसके लिए हमको पैसा चाहिए। और ये पैसा भी आपको वन टाइम सेटलमेंट का मसला तो है नहीं कि आपने वन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पैकेज ले लिया और इनमें बांट दिया, वो है नहीं। कुछ मुलाजिम इनमें से कुछ डेली वेजर ऐसे हैं जिनकी 10 साल अभी सर्विस बाकी है, कईयों की 7 साल, क्योंकि 60 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर में लोग रिटायर होते हैं। तो अगर इनकी इतनी सर्विस बाकी है तो क्या करोगे आप? 10 साल की तनख्वाह चाहिए आपको, 10 साल का DA चाहिए, 10 साल के बाकी बेनिफिट्स चाहिए। तो अगर आप इनको रेगुलराइज करते हो, अगर आप रेगुलराइज नहीं करते हो, अब अगर वेजेस की बारी आएगी तो वेजेस में इन मुलाजमों को कोई फायदा होने वाला नहीं, मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि वेजेस का मतलब ये, एक आदमी 24 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, 24 साल के बाद आप उसकी तनख्वाह बनाते हो कि जनाब इसकी तनख्वाह 10,300 या 12,000 या 15,000 आपने इनकी तनख्वाह कर दी। ये 15,000 पे भी काम करेंगे, क्योंकि गरीब लोगों के लिए 5,000 रुपये भी मैटर करता है, 2,000 भी मैटर करता है, 10,000 भी मैटर करता है। ठीक है, जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग हो जाता है उन लोगों के लिए क्या कहते हैं लाखों रुपए भी मैटर नहीं करता, लेकिन गरीब आदमी के लिए 15,000 बहुत बड़ी रकम होती है। तो कहने का मतलब, लेकिन आज के हिसाब से वो 15,000 तो लेगा नहीं है। उसने कहना जनाब आप मुझे 15,000 दे रहे हो, मुझे 24 साल तो आपके नौकरी करते हुए हो गया, मैं प्राइवेट मुलाजमत में भी होता तो 20,000 रुपया तो कम से कम मुझे तनख्वाह मिलती। अब इनके जो नेता हैं वो सरकार के समक्ष सारी बातें रख रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार की दिक्कत एक कि अगर 1 लाख लोगों को रेगुलराइज करेंगे तो और कितनी नौकरियां हमारी जो हैं, हम और कितनी पोस्टें ऐसी हैं जो खत्म हो जाएंगी, जिनको हम बाद में एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे। सुपर न्यूमरी पोस्टें इनके लिए क्रिएट करते हैं तो कितनी सुपर न्यूमरी क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी रहबर तालीम के लिए हमने सुपर न्यूमरी क्रिएट की, अब कश्मीरी पंडितों के लिए सुपर न्यूमरी क्रिएट की, अब इनके लिए भी सुपर न्यूमरी क्रिएट करेंगे तो क्या पोस्टें क्रिएट करेंगे, किस जगह पर, किस लेवल पर ये काम कर रहे हैं, वो फिर तनख्वाह देनी है। फिर जब एक एम्प्लॉय की पल्लवी जी तनख्वाह बनती है, वो सिर्फ तनख्वाह नहीं होती, उसमें TA DA होता है, उसमें आपका मेडिकल अलाउंस होता है, उसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट होती है, उसमें SRO, उसमें बाज़ाब्ता रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत जो रिहेबिलिटेशन स्कीम की कवरेज होती है, लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज होती है, बहुत सारी कवरेज तो अड़ंगा वन की फाइनेंशियल अड़ंगा फाइनेंसिस हैं। और दूसरा बड़ा अड़ंगा, जैसे मैंने आपको बोला कि देयर इज नो
मतलब अगर आप कंट्री से मिसालें ढूंढेंगे, बड़ी मिसालें मिल जाएंगी आपको, किसी न किसी स्टेट की मिसाल आपको मिल जाएगी कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग लगाए गए और जब लगाने के बाद सरकार, जब लोगों को लगाया गया, लगाने के बाद सरकार को जब ये लगा कि यार इनका नंबर बहुत बड़ा है, तो सरकार ने रेगुलराइज करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाला। पर डेली वेजेस अद्भुत है। इस तरह की स्कीम केवल मात्र जम्मू कश्मीर में और दुनिया के किसी कोने में इस तरह की स्कीम नहीं है कि आपने कागज की, आपने एप्लीकेशन के ऊपर एक आदमी को लगा दिया, केवल मात्र एप्लीकेशन देने पर आपने एक आदमी की नौकरी लगा दी। और मैं आपको ये भी बताऊं, कई पीएचई के मुलाजिम जो है जानते क्या काम कर रहे हैं? कुक का काम कर रहे हैं। कई पीएचई के मुलाजिम कई एक्सएनयू और एडब्ल्यू के घर में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं और आज के दिन भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम कर रहे हैं। ये हकीकत है पीएचई डेली वेजेस के बारे में। इन डेली वेजेस का इस्तेसाल, इनको एक्सप्लॉइट करने का काम सबने किया, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, इनके अपने नेता हो या क्या कहते हैं सरकारी मुलाजिम हो, सबने इनको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है आज तक। सरकार को हॉलिस्टिक व्यू इस चीज का लेना चाहिए। SRO 520 एक रास्ता है, एक वे आउट है मेरी अपनी नजर में। हो सकता है कोई माने या न माने, मेरा अपना मानना है कि SRO 520 एक रास्ता है। उस रास्ते में आपने डिफाइन कर दिया कि कितने साल की आपकी सर्विस है, उस सर्विस के हिसाब से आपकी तनख्वाह बनेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट अगर लागू करेंगे इनके ऊपर, तो फिर इनको मेडिकल रिम्बर्समेंट भी तो चाहिए, इनको हर तरह की कवरेज भी तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम ये लोग करते हैं। पीडीडी का डेली वेजर जो है, कितने डेली वेजर बिजली के खंभों के ऊपर झूल गए, कितने सारे लोग पीडब्ल्यूडी में जख्मी हुए, टांगे टूट गई उनकी। कितने पीएचई के ऐसे डेली वेजर हैं जो क्या कहते हैं बीमार हैं, अलग अलग बीमारियों में ग्रस्त हैं। कईयों को क्या कहते हैं कैंसर है, कईयों को कुछ और बीमारी, कई ऐसे बीमार लोग हैं। बताइए वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपको तो नहीं ना पता बीमारी कब आपको लग जाएगी। जब आपको बीमारी लगती है, एक गरीब आदमी के लिए, जब गरीब आदमी के घर में कोई बीमार होता है ना, वो आधा उसी वक्त खत्म हो जाता है जब बीमारी लगती है। क्यों? उसके जहन में पहली पिक्चर ये आती है कि इस बीमारी को मैं झेलूंगा कैसे, इसका इलाज मैं कैसे कराऊंगा, गवर्नमेंट अस्पताल में जाऊंगा, गवर्नमेंट अस्पताल में भी अगर जाऊंगा तो दवाइयों का खर्चा मैं कैसे बियर करूंगा, मामूली से मामूली खर्चा भी गरीब आदमी, काम पे अगर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। उसके बाद हालांकि आयुष्मान भारत ने बहुत सारी कवरेज दी हुई है, लेकिन आयुष्मान भारत के बाद भी लोग परेशान हैं। परेशानी तो ये भी ना कि वो काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, तनख्वाह कहाँ से आएगी, वो काम बिल्कुल, ये सारी परेशानियां हैं। मेरा अपनी जाती तौर पे ये मानना है SRO 520 एक यूं कहा जा सकता है कि SRO 520 एक वे आउट है जो पीडीपी बीजेपी सरकार ने लाया था, एक रास्ता है। उस रास्ते को और बेहतर किया जा सकता है। पीएचई के जो मुलाजिम हैं, इनके जो लीडर हैं, उनके साथ बैठकर उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है और इनको वन टाइम कोई रिलैक्सेशन देकर इन तमाम लोगों के साथ इंसाफ किया जा सकता है। किसी को, मैंने आपको बोला ना कि नेताओं के लिए, अफसरों के लिए बहुत आसान है सारी बातें करना, लेकिन एक गरीब आदमी की ज़िंदगी जीना सबसे मुश्किल काम है। एक आरसपुरा से जब एक आदमी सुबह निकलता है, सबसे पहले उसके जहन में होता है कि मैंने मेटाडोर में चढ़ना है, मुझे किराया चाहिए मेटाडोर के लिए, मैं जम्मू पहुंचूंगा, वहां से फिर मुझे वापस आना है, वापसी का भी मुझे किराया चाहिए। जब उसकी जेब में 50 रुपये होते हैं तब जाकर वो वहां से यहाँ आता है, वरना वो वहां से यहाँ नहीं आ सकता। कई लोगों के लिए 50 रुपये मैटर नहीं करते, लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए 50 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि पूछिए मत। ये दिक्कतें इन लोगों के साथ है। और उसके बाद नेता तो हैं, उनके पास तो हो सकता है कि वो ठीक हो, घरों से ठीक ठाक हो या हो गए हो वक्त के साथ, लेकिन जो आम डेली वेजर है उसका बहुत बुरा हाल है। ग्राउंड पर सारी स्कीमें वो चलाता है, पानी वो चलाता है, बिजली वो चलाता है, पीडब्ल्यूडी का काम वो करता है, सारे काम वो करता है। अस्पताल में वो ये लोग काम करते हैं, बाकी जगहों पर ये लोग काम करते हैं, लेकिन जब इनको इंसाफ देने की बारी आती है तो हर सरकार उस वक्त जो है पाँव पीछे खींच लेती है, क्योंकि फिर सरकार कहती है ये बैक डोर से लगे, ये फलां डोर से लगे। भाई जब आपके पास मैन पावर ही नहीं है डिपार्टमेंट चलाने के लिए, पीएचई डिपार्टमेंट चलाने के लिए मैन पावर है नहीं आपके पास। एक्सीएन तो जाके सुबह वॉल खोलने नहीं ना जाएगा, एक्सीएन तो किसी की पाइप ठीक करवाने तो नहीं जाएगा। मौके पर भी जब एक्सीएन और एडब्ल्यू आते हैं, वो छोड़िए, जेई और सुपरवाइजर तक जब मौके पर आते हैं, वो गेंती को हाथ लगा के राजी, वो ऐसे खड़े रहते हैं वहां पर और तमाशा देखते हैं चुपचाप करके और बताते हैं ये करो ये करो ये करो ये करो। मजदूरों से काम करवाते, वो खुद काम करके राजी नहीं। तो जब आपके पास विभाग में वो लोग ही नहीं हैं जो लोग ग्राउंड लेवल पर इन स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन करें, और ग्राउंड लेवल टैंकर कौन चलाएगा? एडब्ल्यू साहब खुद चलाएंगे टैंकर, जेई साहब चलाएंगे, सुपरवाइजर चलाएगा? मतलब ही नहीं बनता। और ये मैं बताऊं आपको, सरकारी विभागों के जो ड्राइवर हैं, जो पक्के ड्राइवर लगे हुए हैं, आप उसको कहिए टैंकर चलाने के लिए, वो भी नहीं चलाएगा। वो कहेगा जनाब मैं ड्राइवर लगाऊं और मैं गैरेजेस में लगाऊं, मेरा काम टैंकर चलाने वाला नहीं, किसी और से चलवाओ ये टैंकर। क्यों? क्योंकि टैंकर चलाने वाला बेचारा 9,000 रुपये तनख्वाह लेता है, और 9,000 रुपये भी उसको क्या कहते हैं, ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों ने कहा कि हमें 3 महीने हो गए, हमें तनख्वाह नहीं मिली। जो मजाक इनके साथ होता है,
3-3 महीने 4-4 महीने इनकी तनख्वाहें नहीं मिलती इनको। कर्जे ये लोग ले लेकर अपना घर चलाते हैं, ये इनकी सूरत हाल है। कर्जे ले लेकर ये लोग अपने घर चलाते हैं। कई लोगों का उधार देना है इनको, कई लोग अपने एक्सचेंज से, कई लोग अपने क्या कहते हैं अपने एक्सचेंज से, अपने AEE से, JEE से उधार लेकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। या मान लीजिए जो लोकल साहूकार होते हैं उनसे क्या कहते हैं सूद पर पैसा लेते हैं, उसके बाद वो अपना घर चलाते हैं। ये इनकी सूरत हाल है इन सब लोगों की। बहुत गुर्बत में, बड़ी परेशानी में ये लोग रहते हैं। आप 100 लोगों को या 50 लोगों को चिन्हित करके कहते हैं लीडर इनके जी बड़ी अच्छी जिंदगी जीते हो। भाई बाकी नीचे भी तो देखो, लीडर तो 70,000 नहीं है, लीडर तो 5-10 मिलेंगे। बाकी तमाम लोगों के घरों के हालात देखो आप, और जब आप इनके घरों में इनसे मिलने जाते हैं आप इनके घर के हालात देखते हैं। मैं तो बड़ा मुबारक करता हूँ PHE के उन डेली वेजरों को, PHE के उन कर्मचारियों को जो अपना घर भी चलाते हैं, अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अफसर भी बनाते हैं। पता नहीं वो बेचारे ये मेहनत कैसे करते हैं। पर टैंकर ड्राइवर, PDD के डेली वेजर और PHE के डेली वेजर, जितनी ज्यादती इस वक्त इनके साथ हो रही है, शायद ही इतिहास में इतनी ज्यादती किसी और के साथ हुई हो। मेरा अंत में यही मानना है कि PDD और PHE हो या कोई भी विभाग हो, इन तमाम डेली वेजरों के लिए सरकार को एक हॉलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। हॉलिस्टिक व्यू लेकर SRO 520 जो ऑलरेडी सरकार के पास एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा बेटर करना चाहिए, और इन्हें वन टाइम रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें वन टाइम रिलीफ मिलेगा तो वो सारी पार्टियां, वो सारे लीडर ये उनके लिए दुआएं करेंगे कि जनाब चलो कुछ नहीं हमारा हुआ तो 2015 में एक पॉलिसी आई और 2022 में जाके सरकार ने हमारे इश्यूज रिजॉल्व किए। डेली वेजर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उस तादाद का फ़ायदा जो है हर कोई उठाता है। सरकारी कार्यक्रम को जो है सक्सेसफुल बनाना हो, किसी रैली को सक्सेसफुल बनाना हो, कि डेली वेजर्स को ज़रूर बुलाया जाता है क्योंकि इनका नंबर जो है इतना ज़्यादा है। लेकिन उसी नंबर का डिसएडवांटेज उस समय होता है जिस समय इन डेली वेजर्स को पक्का करने की बात आती है, और उस समय जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो भी ये परेशानी में नजर आता है कि अगर डेली वेजर्स को पक्का कर दिया गया तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए फिर मुलाजमतें जो है वो सालों सालों के लिए बंद हो जाए, हम कभी फिर जो है किसी सरकारी विभाग में नौकरी कर ही ना पाए, चाहे वो क्लास 4 ही क्यों ना हो, क्योंकि उन सभी पोस्ट पर जो है वो डेली वेजर्स को लगा दिया गया है। लेकिन हकीकत फिलहाल भी डिपार्टमेंट्स की ये है कि सरकार को डेली वेजर्स की जरूरत है, क्योंकि इन सरकारी विभागों में जो स्कीम्स चल रही हैं या विभाग की जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये डेली वेजर्स। तो इन डेली वेजर्स का जब घर का हाल आप देखते हैं तो आप भी कहने में मजबूर हो जाते हैं कि सरकार को एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए ये सोचना होगा कि अब लॉन्ग टर्म में किस तरीके से इन डेली वेजर्स ने जो सालों साल डिपार्टमेंट को सर्व किया है उसके बेसिस पर इन्हें जस्टिस दिया जा सके।